सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में संकलित कहानी फैसला के सारांश तथा उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। फैसला मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर लिखी गई एक बहुत खूबसूरत कहानी है। पत्रात्मक शैली में लिखी इस कहानी में लेखिका ने केवल स्त्री अस्मिता आंदोलन की बात ही नहीं कही, अपितु इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने स्त्री की नई छवि गढ़ने का प्रयास किया है। वह पुरुष की दुनिया में प्रविष्ट होकर राजनीतिक ताकत को अपना हथियार बनाकर स्त्री के उद्धार की बात सोचती है, क्योंकि वह जानती है कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। इसलिए वह दो पुरुषों को आमने सामने खड़ा करके और अपने वोट की ताकत से पुरुष शक्ति और वर्चस्ववादी मंसूबों को धाराशायी करना चाहती है, ताकि संसद, विधानसभा, ग्राम सभा और परिवार में स्त्री को उसका अधिकार दिलाया जा सके। इस प्रकार फैसला कहानी एक सशक्त रचना है जो स्त्री विमर्श को नई पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम है। फैसला कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानी की नायिका वसुमती अपने माँ साहब को पत्र लिखकर अपने प्रधान पद के लिए चुने जाने और अपने पति द्वारा उसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांव के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की कथा, विशेषकर नारी समाज पर होने वाले अन्याय की कथा और अगले चुनाव में अपने पति के विरुद्ध अपने वोट का प्रयोग करके उसके वर्चस्व को धाराशायी करने की कथा पूर्ण ब्यौरे सहित बताती है। कहानी की नायिका वसुमती बताती है कि आज भी उसी दिन की तरह हैरान हो गई थी वह, जिस प्रकार वह अपनी जीत पर हैरान थी कि उसे चुनाव में ऐसी अच्छी जीत कैसे मिले उसे इतने वोट। परंतु बाद में समझ आया कि वह ब्लॉक प्रमुख की पत्नी थी, इसलिए उसे प्रधान पद के लिए चुना गया था। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका, तो मैं पथनवारे में जा पहुंची। पथनवारा वह जगह है जहां सभी औरतें उपले बनाती हैं और एक दूसरे के साथ साथ सुख दुख साझे करती हैं। अब प्रधान की पत्नी होने के नाते गांव में ऐसे जाने व सिर पर डलिया तसला रखने की बंदिश हो गई थी। फिर वे प्रमुख बने तो यह बंदिश और भी कड़ी हो गई थी, किंतु वह इन बंदिशों की चिंता किए बिना सबको धन्यवाद देने से नहीं चूकी। उसके ऐसे उदार व्यवहार का परिणाम था कि अगले चुनाव में स्वयं भी प्रधान चुनी गई। इससे उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। उसके पति रणवीर ने उसे कई बार यह समझाया था कि तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर, किंतु वह किसी न किसी बहाने औरतों से मिलने निकल ही जाती थी। उसी गांव में गडरियों की एक बहू थी ईश्वरिया। वह बकरी चराने का काम करती थी। बसुमती और वह उस गांव में एक ही दिन ब्याह कराई थी, किंतु ईश्वरिया गांव के उन सब लोगों को जानती थी और वह बड़े बुजुर्गों तक के नाम इस प्रकार लेती थी जैसे वह गांव की पुरखिन हो। वह हर प्रकार के ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के दिखावे से एक कदम दूर थी। एक दिन जब वसुमती दूसरी औरतों से मिल रही थी, तभी ऊंची आवाज में उसे पुकारती हुई तथा अपनी बकरियों को रेवड़ को हाँकती हुई ईश्वरिया वहां आ पहुंची। वह वहां खड़ी औरतों को सुनाती हुई कहती है कि अब पुरुष और औरतों की बराबरी का जमाना आ गया है। अब कोई भी मर्द अपनी औरत के साथ मारपीट नहीं कर सकेगा और ना ही मायके से पैसे मंगवाने के लिए मजबूर कर सकेगा। यदि कोई ऐसा करता भी है तो सीधे वसुमती के पास आ जाना और पति के खिलाफ कागज लिखवा देना। उसने यह भी बताया कि उसका पति सलीगा उसे मारता पीटता था। उसने उसके खिलाफ कागज लिखवाकर रणवीर को पकड़ाया था। उसी दिन से वह ठीक हो गया था, किंतु जब उसे पता चला
कि रणवीर ने उसका कागज दबा लिया है तो वह फिर से उसे मारने पीटने लगा और कहते हुए उसने अपने शरीर पर लगे घाव दिखाए। ऐश्वर्या ने पुनः कहा कि समय बदल गया है, अब औरतों को कोई गूंगी व निरह भेड़ बकरियों की भांति नहीं हाँक सकेगा। अब वसुमती प्रधान हो गई है और इंदिरा गांधी का राज है। गोपी ने बताया कि अब उसके बेटे राजीव गांधी का राज है। इंदिरा गांधी तो कब के मर चुकी। स्वरूपी ने उसे डराते हुए कहा कि जिसे तू रन्ना रन्ना पुकार रही है वह सबसे पहले तुझे जेल भिजवाएगा। उसने स्वरूपी को करारा जवाब देते हुए कहा, रन्ना तो क्या, तेरा ससुर गजराज भी मुझे जेल नहीं भिजवा सकता। उसी समय उसे बकरियों का होश आया और वह अपनी संटी उठाकर उनके पीछे भागने लगी। कुछ समय बाद एक दिन प्रातः जब वसुमती रसोई में गई तभी ऐश्वर्या की ऊंची आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी कि प्रधान जी की पंचायती चबूतरे पर दरोगा और पंचायत के सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुमती उनके साथ चल दी, किंतु जब वे पंचायती चबूतरे के पास पहुंचने वाली थी तो रणवीर आता दिखाई दिया। उनके पास पहुंचकर उन्हें रोक कर पूछता है कि इस प्रकार तुम कहाँ जा रही हो। ऐश्वर्या ने उत्तर दिया कि हम पंचायत में जा रहे हैं। वह पंचायत में जाने के लिए अड़ी रही, किंतु वसुमती ने उसे संकेत से रोक दिया और वह रणवीर के साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर ऐश्वर्या बैठकर बुड़बुड़ा रही थी कि होदा पर तो बसुमती और राज करे रणवीर, अरे अपनी पिरमुखी संभारे, पिरधानी से अब उन्हें क्या मतलब। कुसुमा से नहीं रहा गया और वह कहने लगी कि मतलब कैसे नहीं है, राम किशुन कुम्हार से रुपया वसूल करने हैं, बनी सिंह को वचन दे रखा होगा, भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। इस प्रकार रणवीर गरीबों की अपेक्षा बुरे आदमियों का साथ देता है और किंतु बसुमती ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वह उन्हें नहीं जाने देना चाहता। ऐश्वर्या निराश मन से घर लौट गई। वसुमती की आत्मा ने भी किरचे सी चुभती रह गई, किंतु उसकी एक न चली। घर आकर रणवीर ने बसुमती को समझाया कि उसे कुल परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए। उस दिन के पश्चात भी कबूतरे पर प्रधान को निरंतर बुलाया जाता रहा, किंतु लोग जानते थे कि रणवीर उसे यहाँ नहीं आने देगा और वह स्वयं उसके स्थान पर निर्णय लेगा, बाद में बसुमती के हस्ताक्षर करवा लेगा। बसुमती के मन में यह सब देखकर क्रोध अवश्य आता, किंतु दूध की झांक की भांति शीघ्र बैठ जाता। एक दिन रणवीर ने बसुमती को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उस समय भी उसके सामने अनेक प्रश्न उठे थे, किंतु वह रणवीर की पत्नी थी, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती थी। हस्ताक्षर करते समय उसने रणवीर से इतना तो अवश्य कहा था कि गांव के मजदूर आए थे, उनकी मजदूरी अभी तक नहीं दी गई है। औरतें भी ताना देती हैं कि अपने घर का द्वार तो पक्का करवा लिया तथा अपनी गली पत्थरों से जड़ ली और उन्हें कीचड़ में छोड़ दिया। स्कूल की छत गिरने वाली है, बच्चों को स्कूल भेजते डर लगता है। गड्ढों में पानी, पानी में मच्छर हैं, इधर उधर कूड़ा करकट फैला हुआ है, लोग बीमार पड़े हैं, दवा दारू नहीं मिलती। कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। बसुमती की इन बातों को सुनकर रणवीर का खून खोलने लगा। बसुमती के बोल तपते तवे पर पड़े छींटे की तरह जलने लगे। उल्टा वह उस पर व्यंग्य करते हुए बोला, तुम प्रधान हो कि एमएलए। बसुमती कांपते हाथों से हस्ताक्षर करती हुई सोच रही थी कि जिस दिन जवाहर रोजगार योजना के रुपयों को हस्ताक्षर करके गांव में लाई थी, उस दिन सपने देखते करती थी कि चमचमाता स्कूल होगा और गांव की गलियां पक्की होंगी, वर्षा से गिरे हुए गरीबों की झोपड़ी को संवारेगी। बेरोजगार लोगों के घरों में चूल्हा जलाने की हसरत मन में ही थी। बीमार के दर्द को दूर करने के लिए दवाई देने की साध भी थी, किंतु वह प्रधान होकर भी कुछ न कर सकी। बसुमती अपने मन में इन सब बातों पर विचार कर ही रही थी कि गांव के एक वृद्धा ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया और बसुमती के देवर देववीर को कहा कि अपनी भाभी को पंचायत में थोड़ी देर के लिए भेजो। देववीर भाभी के पंचायत के भेजने में पक्ष में नहीं था। बूढ़ी अम्मा वसुमती के पांवों पर गिर पड़ी और उससे बेटी का न्याय करवाने की प्रार्थना करने लगी। वसुमती ने उसे न्याय का भरोसा दिया और ना जाने कैसे देववीर के रोकने पर भी वह बूढ़ी अम्मा के साथ चल पड़ी और उसकी बेटी को पति के साथ भेजने का निर्णय करवा दिया।
इस फैसले पर रात को वसुमती को अपने पति का कड़ा विरोध भी सहना पड़ा। खूब कहा सुनी हुई हरदेई के प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उसका पति फौज में है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है, किंतु हरदेई का पिता उसे नहीं भेजना चाहता कि उसका पति पैसे नहीं भेजेगा। हरदेई के नाम पर आए पैसों से उसका पिता मौज मस्ती करता है, यहाँ तक कि 3 बार शहर में जाकर उसका पेट का बच्चा भी खत्म करवा दिया। इतना ही नहीं, हरदेई का बाप उसे हाकिमों के पास उनकी हवस को पूरा करने के लिए भेजता था। उसने अपने नालायक बेटे को नौकरी भी लगवा लिया और खुद बेधड़क होकर सीमेंट की दलाली करता है। अपना मकान भी पक्का करवा लिया है। रणवीर ने कहा, मेरा तो उसमें कोई लाभ नहीं। वसुमती कहती है, तुम तो सारी कथा जानते हो, फिर क्यों नहीं छुड़ाते उसको बाप को फंदे से। इसी प्रकार वसुमती ने निर्दोष राम सिंह का भी पक्ष लिया, जिसे रणवीर सहन नहीं कर सका था। उस रात वसुमती सोचती रही कि काश वह माँ साहब के कहे अनुसार न्याय व सत्य के मार्ग पर चल पाती, किंतु यहाँ तो पदवी प्राप्त लोग ही छल छदम और आतंक से प्रजा का दमन करते हैं। पति की छाया में रहती हुई वह भी वैसी ही बनी रही। प्रातः होने पर प्रतिदिन के कामों में व्यस्त हो गई थी कि तभी ईश्वरिया के चिल्लाने की आवाज़ें आंगन में आई और सुनाई दी, और रन्ना की दुल्हन, ओ बसुमतिया, हे अरे बहर तो आ, वृथा है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई और राख हो गई तेरी प्रधानी। जल्दी बाहर आ। पीपर के नीचे कुएं में कूदकर हरदेई ने अपने प्राण दे दिए। कुछ क्षणों के लिए वसुमती काठ सी बन गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह आंगन में रिढाल होकर बैठ गई। सोचने लगी कि रात ही रात में पंचों का फैसला किसने रद्द कर दिया, किसने हरदेई के पिता के साथ धोखाधड़ी करी, किसने हरदेई को उसके पति के साथ जाने से रोक दिया। हरदेई ने वसुधा के लिए अपना वोट दिया था। जुलूस में वसुमती के नाम का झंडा उठाकर चली थी। वसुमती को सब कुछ याद दिला दिया ईश्वरिया ने। ईश्वरिया कह रही थी कि अच्छा होता हम अपना वोट काठ की लाठिया को दे देते। वसुमती पीपल के नीचे जाकर देखती है कि हरदेई के पिता दरोगा के सामने हरदेई के फौजी पति पर झूठे आरोप लगाते हुए अपने बयान दर्ज करवा रहा था। ईश्वरिया ने वहां भी उनका विरोध किया। रणवीर ने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। उस समय उसे लगा कि वह कमजोर पक्षी है और उसका पति एक शक्तिशाली शिकारी। वह उसके जाल में फंसी हुई है। सभी औरतें वास्तविकता को समझती थी, इसलिए उसके पास से चुपचाप उठकर चली गई थी। समय बीतता गया और प्रमुख का चुनाव आ गया। इस बार रणवीर चुनाव में प्रमुख के पद के लिए खड़े हुए थे। उसके पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वसुमती को भी सारा दिन घर का काम करना पड़ता था। ऐसा सुना गया है कि 3 प्रत्याशी तो रणवीर के सामने पहले ही घुटने टेक गए। अब मैदान में केवल एक बचा है, वह भी लुहार का लड़का। चुनाव हुआ, वोट डाले गए। शाम को वसुमती को लेने के लिए जीप आई। उसका वोट डालना इसलिए भी जरूरी था कि लोग कहते थे कि प्रमुख जी की पत्नी स्वयं प्रधान है और वोट डालने नहीं आई। संध्या के समय जब रणवीर घर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। लोग समझ गए थे कि वह चुनाव में हार गया है। देववीर कह रहा था कि एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं। यह सुनकर वसुमती डावाडोल हो गई, किंतु फिर सोचने लगी कि मैं अपने भीतर की ईश्वरिया को मार नहीं सकी। अर्थात नारी पीड़ा को देखते हुए उसने अपना वोट रणवीर के विरुद्ध दिया था, जिससे रणवीर को हार का मुंह देखना पड़ा था। वसुमती नहीं चाहती थी कि रणवीर फिर चुनाव जीते और लोगों पर अन्याय करे। इस कहानी में लेखिका ने कई उद्देश्यों को अपने सामने रखा है, जिनको हम इस प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं। नारी समाज में वोट के प्रयोग के माध्यम से नारी में सशक्तिकरण की चेतना उत्पन्न करना लेखिका का प्रमुख उद्देश्य रहा है। द्वितीय, नारी जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालने का भी इस कहानी में यथासंभव प्रयास किया गया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार तथा गरीब ग्रामीणों के शोषण की समस्या पर भी प्रकाश डालना लेखिका का उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।